ये वीडियो मेरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर सीरीज का एपिसोड 7 है। इसके पहले वाले एपिसोड हमने बात की कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे, यानी जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और जापान, इन सारी कंट्रीज में क्या हो रहा था। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी इन्वॉल्व था, बट वो 1941 तक लड़ाई में आए नहीं थे। तो जब 1939 में ऑफिशियली सितंबर 3 की तारीख को जब ऑफिशियली लड़ाई स्टार्ट हुई, उसके पहले के सालों में ये सारे कंट्रीज में क्या हो रहा था वो सारी हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़ाई किन किन इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से शुरू हुई थी। रीजन नंबर 1, ट्रीटी ऑफ वर्साई। कहानी शुरू होती है एक समझौते से। जी हां, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो ऐसी लड़ाई जो पूरे विश्व में फैल गई थी, वो शुरुआत उसकी हुई थी एक समझौते से। हुआ यह था कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1919 में, तो उसके बाद सारे कंट्रीज ने मिलकर एक समझौता किया था। इस समझौते को कहते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साई, क्योंकि ये फ्रांस में एक वर्साई नाम की जगह पे साइन हुई थी। इस ट्रीटी में माना गया था कि ये जो लड़ाई हुई है, जो पहला विश्व युद्ध हुआ है, उसका सबसे ज्यादा उसका जो भार है, माने सबसे ज्यादा गलती जो है लड़ाई में, वो थी जर्मनी की। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि जर्मनी के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उनको लगा कि यार लड़ाई कभी एक साइड नहीं करती, ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, दोनों हाथ लगते हैं ताली बजने के लिए। तो कैसे आप ये कह रहे हो कि सारी लड़ाई, सारा ब्लेम तुम्हारा ही है। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी लोग हारे थे लड़ाई में और एलाइड साइड जीते थे, तो अब विक्टर जो बोलेगा वही होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती है, तो तुम्हारी गलती है। उनके ऊपर, जर्मनी के लोगों के ऊपर 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स का रेपरेशन लगाया गया, मतलब इतना उनको फाइन देना था। उसके अलावा उनकी बहुत सारी जमीन, उनसे बहुत सारी जमीन छीन ली गई। एल्सेस लोरेन का जो रीजन था वो उनसे ले लिया गया। राइनलैंड को डिमिलिटराइज कर दिया गया। बहुत सारे उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए कि अब ये लो, तुमने लड़ाई शुरू की थी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। उसके बाद जब उन्होंने रिपरेशन देना शुरू किया 1919 के बाद, जब जर्मनी लोगों ने अपना एक्चुअली फाइन भरना शुरू किया, उसमें जब एक इंस्टॉलमेंट में जर्मनी लोग डिफॉल्ट कर गए, मतलब वो फाइन नहीं दे पाए क्योंकि उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। जब फाइन नहीं दे पाए तो फ्रांस और बेल्जियम ने क्या किया, जर्मनी में घुस के जो रूर का एरिया था उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम फाइन नहीं दोगे तो हम तुम्हारी जगह ले लेंगे। ये जो सारी घटनाएं थी, ये जर्मनी के लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो लोग एक बड़े सुपर पावर थे यूरोप के, और वो जानते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो हारे इसलिए क्योंकि लास्ट तक आते आते एलाइड साइड को बहुत सपोर्ट मिल गया था। तो उनके मन में ये था कि ये क्या हम लोग पे इतने पनिशमेंट लगा रहे हैं, हम लोग इतने एक मजबूत कंट्री हैं और हमको इनकी सी बातें सुननी पड़ रही। तो ये सारी जो गंदी फीलिंग्स थी, जो भड़ास जर्मन लोगों के मन में भरी हुई थी, वो सारी एक साथ मिलके लड़ाई की तरफ उन सारी भावनाओं ने जर्मनी को पुश किया, और इसलिए पूरी यूरोप को और फिर पूरे दुनिया को पुश किया। रीजन नंबर 2, इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी पैसा, रोकड़ा। आप सोच के देखिए तो बहुत कमाल की बात है कि एक लड़ाई चाहे कितनी भी छोटी हो, चाहे लड़ाई आपके पड़ोस के शर्मा अंकल के साथ हो रही हो या फिर यूरोप के बड़े कंट्रीज में सुपर पावर्स में आपस में लड़ाई हो रही हो, तो जितनी भी लड़ाइयां होती हैं उनमें कहीं ना कहीं घूम फिर के एक पैसे वाला एंगल आ जाता है। मतलब किसी ना किसी को प्रॉब्लम होती है कि इसने मेरा पैसा लिया, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने मुझसे ज्यादा पैसे ले लिए, ये मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से मनी वाला एंगल घुस जाता है, और वही चीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुई थी। हुआ ऐसा था कि पहले विश्व युद्ध के बाद पूरा यूरोप जो है इकोनॉमिकली पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। यानी किसी भी यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं थी, स्पेशली जर्मनी की, क्योंकि वो ऑलरेडी लड़ाई में हारे थे। उसके ऊपर इतना फाइन लगाया गया था उनके ऊपर, तो उनकी इकोनॉमी तो पहले से ही बहुत खराब थी। और उसके अलावा जो जीते थे यानी फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, इन सब की हालत भी खराब थी। इन सब लोगों ने उधार लिया था किससे? अमेरिका से, जो लड़ाई से बहुत दूर था, और उन्होंने बहुत पैसे से हेल्प की थी, उधार दिया था इन लोगों को। तो इस वजह से अमेरिका की हालत अच्छी थी लड़ाई के बाद, बट ये सारे यूरोपियन कंट्रीज बहुत बुरी हालत में थे। बट हुआ क्या था कि जब 1920s का जो टाइम था अमेरिका में, उसको रोरिंग 20s कहते हैं, क्योंकि उस टाइम अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बूम कर रही थी, बहुत वहां पैसा जनरेट हो रहा था, और इसीलिए वो लोग हेल्प कर पा रहे थे यूरोप की। ये स्पेशली जर्मनी की उन्होंने हेल्प की थी ताकि वो लोन चुका सके फ्रांस और ब्रिटेन को, और फ्रांस और ब्रिटेन ने उधार लेकर रखा था अमेरिका से। तो जो पैसा उनको जर्मनी से मिल रहा था, वो पैसा फ्रांस और ब्रिटेन दे रहे थे अमेरिका को, तो पैसा घूम के उन्हीं के पास आ रहा था। ये डॉज प्लान जो बनाया था 1924 में जर्मनी को हेल्प करने के लिए, उस प्लान में अमेरिका की एक्चुअली बहुत उसका फायदा हो रहा था। बट इस सारी सिचुएशन में की प्लेयर था अमेरिका, और जब 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ अमेरिका में, तो वहां की इकोनॉमी दर दर करके एकदम गिर गई। और जब वहां की इकोनॉमी गिरी, जो मेन प्लेयर था जो पैसा दे रहा है इन लोगों को,
जब उसी के पास पैसा नहीं बचा तो अब ये यहाँ तो पैसा मिलने से रहा। तो जर्मनी की इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत बुरी हालत में थी, जब उनको पैसा मिलना बंद हुआ तो वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसके साथ साथ यूरोप के बाकी कंट्रीज, इटली पे फर्क पड़ा, ब्रिटेन पे बहुत फर्क पड़ा था, ये सारे कंट्रीज, जापान पे भी फर्क पड़ा था। इन सारे कंट्रीज में ग्रेट डिप्रेशन का जो इफेक्ट है वो आने लग गया था। इस वजह से जब किसी भी कंट्री के पास पैसा नहीं बचा, तब फिर हिटलर, मुसोलिनी, ऐसे लीडर्स ऊपर आने लगे। ये जो सारे लीडर्स थे जो उस समय इतने पॉपुलर हो रहे थे, वो अपनी जनता को इस बात का बहुत भरोसा दिला रहे थे कि जो हमारी कंट्री की इतनी बुरी हालत हो गई है पैसे के मामले में, उसको अगर हमको ठीक करना है तो हमको अपने आप को पहले मजबूत करना है और उसके बाद अपने आसपास जो उनके वीक कंट्रीज हैं उनके ऊपर जाना है, उन पे कब्जा करना है और उनके रिसोर्सेज लेने हैं। हमको वो चीज वापस लेनी है जो हमारी है। और ये सिर्फ यूरोप में नहीं हो रहा था, पैसिफिक रीजन में जापान भी यही कर रहा था। वो जानते थे कि उनकी कंट्री एक छोटी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है और उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, और इसलिए उन्होंने भी अपने आसपास के कंट्रीज पे हमला करना शुरू किया। तो ये जनरली जो पैसे की कमी थी, जो रिसोर्सेज की तंगी थी, इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 3, राइज ऑफ फैसिज्म। प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद जब सारे यूरोपियन कंट्रीज बुरी तरह डील कर रही थी पहले विश्व युद्ध के इफेक्ट्स के साथ, उसके बाद उनकी इकोनॉमी भी खराब हो चुकी थी, इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच में यूरोप में एक नई आइडियोलॉजी का जन्म हुआ। ये थी फैसिस्ट आइडियोलॉजी। इसमें वो लोग ये मानते थे कि अगर आपको किसी देश को समृद्ध करना है, उसको अगर बढ़ाना है, तो उस देश में एक लीडर होना चाहिए, एक कोई मेन बंदा रहेगा और वो सारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा। फैसिस्ट सिस्टम में ये मानते थे कि जो लीडर है, जो वो कह रहा है वही चीज फॉलो होगी और जो ऑपोजिशन है उसको पूरी तरह दबाया जाता था। मतलब एक बंदा जो कह रहा है वही बात मानी जाएगी। इस चीज की वजह से लोगों का विश्वास था कि अगर वो बंदा सही कह रहा है, अगर वो हमको उन्नति की राह पे लेके जा रहा है, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए। और ये जो सिस्टम है, इसने बहुत जोर पकड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। उसका रीजन ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट बड़े कंट्रीज जो थे, यानी जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, ये सारे कंट्रोल थे राजाओं द्वारा। और इसके बाद जनता देख चुकी थी कि हमारे राजाओं के वजह से जो करप्शन था या कुछ प्रॉब्लम थी, फिर भी हम हारे गए अल्टीमेटली। तो इसलिए लोगों का भरोसा उठ चुका था राजा वाले सिस्टम से। बट देखिए आयरनी क्या है कि जब लड़ाई खत्म हुई तो लोगों को लगा कि राजाशाही हमको नहीं चाहिए, अब हमको ऐसा बंदा चाहिए जिसको हम इलेक्ट करें। यूरोप का जो फर्स्ट फैसिस्ट लीडर था वो था इटली का बेनितो मुसोलिनी। 1925 में उसने अपने आप को इटली का लीडर घोषित कर दिया और उसकी ग्रोथ कैसे हुई थी, पावर में कैसे आया था, उसके बारे में मैंने अलग से अपने पिछले एपिसोड में बात की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और शायद यहाँ मैं टॉप कॉर्नर पे भी डाल दूंगा। उसके बाद बेनितो मुसोलिनी की इसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर 1933 में जर्मनी का डिक्टेटर बन गया हिटलर। उसके अलावा सोवियत यूनियन के भी जो समय लीडर थे जोसेफ स्टालिन, वो भी एक ऐसे लीडर थे जो अकेले थे और उनका ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं था। उसके अलावा 1936 में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था, उसमें जो रेबल फोर्सेस थी, नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो वहां की जो गवर्नमेंट है उसको हटाने की कोशिश कर रही थी, उनको भी सपोर्ट कर रहे थे मुसोलिनी और हिटलर। और अल्टीमेटली फ्रांसिस्को ही जीते, जो कि फैसिस्ट विचारधारा में बिलीव करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले फैसिस्ट विचारधारा बहुत तेजी से जोर पकड़ रही थी और वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से अल्टीमेटली दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। नंबर 4, एक्सपेंशनिज्म ऑफ जापान। हम जो भी बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, ज्यादातर वो यूरोप से रिलेटेड होती है। बट अगर आप दूसरे थिएटर में देखें, यानी पैसिफिक थिएटर में अगर देखें, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट सबसे पावरफुल कंट्री था और वो था जापान। जापान ने 1905 में एक वॉर हुआ था, रूसो जापानीज वॉर, जिसमें उन्होंने रशिया को हरा दिया था। इसके बाद जापान का दबदबा पूरे वर्ल्ड स्टेज पे बन गया था। सारे कंट्रीज मान चुके थे, यूरोप के एरोगेंट कंट्रीज थे वो भी मान चुके थे कि जापान में दम है, उनके साथ हम टक्कर नहीं ले सकते। उसके अलावा जापान किसी भी कंट्री की कॉलोनी नहीं था, बल्कि वो अपनी कॉलोनी बना रहे थे। जैसे मैंने पहले बताया, जापान एक आइलैंड कंट्री है और बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, बट वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ था। जापान ने कैसे अपने आप को पूरी तरह इंडस्ट्रियलाइज किया, मिलिटराइज किया, इसके ऊपर मैंने एक पिछले वीडियो में बात की है एपिसोड में, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जापान के पास उस समय प्रॉब्लम ये थी कि उनका कंट्री इतना बड़ा नहीं था कि जो इतनी बड़ी आबादी को, बढ़ती आबादी को, और वहां का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तेज गति से, उसको सपोर्ट कर पाए। तो जापान ने सोचा कि हम भी वही करेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज ने किया है,
हम भी अपने आसपास के कंट्री पे अटैक करेंगे और उनको कॉलोनाइज करेंगे, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करेंगे और उनको फिर अपने देश में लाएंगे और अपने देश को मजबूत करेंगे। ये वही मॉडल फॉलो कर रहे थे जो यूरोपियन कंट्रीज ने किया था, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने। तो उनको ये था कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब जापान की उतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी यूरोपियन कंट्रीज की थी। यूरोपियन कंट्रीज चाहते थे कि भाई हमको अब लड़ाई नहीं करनी है, हमारा पेट भर चुका है लड़ाई करके, अब हम हालत में नहीं लड़ाई करनी। बट चूंकि जापान की उतनी बुरी हालत नहीं हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो बहुत दूर थे यूरोपियन थिएटर से, इस वजह से जापान अभी भी ऐसी एक्टिविटीज कर रहा था जिससे यूरोप के देश बहुत प्रॉब्लम में आ रहे थे, वो ऑफेंड हो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर जापान ऐसा करता रहा तो फिर से लड़ाई हो जाएगी। बट क्योंकि जापान को अपना एक्सपेंशन करना था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले कोरिया को अपने साथ मिला लिया, अपने में एनेक्स कर लिया। उसके बाद 1931 में उन्होंने मंचूरिया का ऊपर का रीजन था उसके ऊपर हमला कर दिया और वहां पे उन्होंने जाके अपना कब्जा बना लिया। उसके बाद 1937 में उन्होंने फिर चाइना के ऊपर प्रॉपर्ली इन्वेजन कर दिया। तो अब देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ऑफिशियल डेट हम मानते हैं 1 सितंबर या 3 सितंबर 1939, बट बहुत लोग ये मानते हैं कि एक्चुअली 1937 में जब जापान ने हमला कर दिया था चाइना के ऊपर, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। और उस तरफ देखिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 8 साल चला है। तो ये आप कह सकते हैं कि जापान की जो एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी थी उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, स्पेशली पैसिफिक रीजन में। और फाइनली फिर अमेरिका को भी वो लोग लड़ाई में खींच के लेके आ गए। नंबर 5, टर्मोइल इन यूरोप। आप देखें अगर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोप के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज थे उनमें आपस में बहुत टेंशन होने लग गई थी। उसका मेन रीजन ये था कि जो कंट्रीज हारे थे लड़ाई में उनमें नई टाइप की गवर्नमेंट आ गई थी, नए लीडर्स आ गए थे, मुसोलिनी, हिटलर। ये लोग क्या कर रहे थे कि उनकी जो खोई हुई प्राइड थी उसको वापस पाने के लिए वो आसपास के देशों पे हमला कर रहे थे। तो पहले तो हिटलर ने अपने राइनलैंड के रीजन को मिलिटराइज किया, उसके बाद हिटलर ने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी लुफ्टवाफे तो उसने इतनी एडवांस बना दी। ये सब होने के बाद 1935 में इटली ने, मुसोलिनी ने हमला कर दिया इथियोपिया के ऊपर। उसके बाद 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया। उसके बाद 1939 में जर्मनी ने इन्वेड कर दिया चेकोस्लोवाकिया को और वहां के रीजन को भी उन्होंने अपने में मिला लिया। जर्मनी और इटली के अलावा सोवियत यूनियन ने भी यूरोप में अपना एनेक्सेशन करने की कोशिश की। जब 1939 में उन्होंने ट्रीटी की जर्मनी के साथ, ये रिबेनट्रॉप और मोलोटोव पैक्ट जब किया, नाजी सोवियत पैक्ट किया, उसके बाद उन्होंने पोलैंड को इधर से अटैक किया, ईस्टर्न साइड पे पोलैंड पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले यूरोप में बहुत टेंशन चल रही थी। आप समझिए कि अगर पानी आपने उबलने के लिए रख दिया और उसके ऊपर एक पतीले पे ढक्कन रख दिया है तो बहुत पानी उबलता है तो अल्टीमेटली वो ढक्कन गिर जाता है ना। बिल्कुल वही हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, यूरोप में बहुत पानी उबल रहा था और जो ढक्कन गिरा वो इवेंट था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। नंबर 6, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अब बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस की। मैंने सारे पिछले के एपिसोड्स में कितने बार बात की लीग ऑफ नेशंस के बारे में, बट इसमें भी बोलना ही पड़ेगा क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता अगर लीग ऑफ नेशंस वो काम करता जिसके लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। उनको बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये करने के लिए कि कभी भी अब अगर फिर से लड़ाई होती है तो ये जो संस्था है ये लड़ाई को रोकेगी, कंट्रीज को बोलेगी कि आपस में बातचीत करो, ब्यूरोक्रेसी से लड़ाई संभालो, बट फिजिकल लड़ाई ना करो, अटैक ना करो एक दूसरे के ऊपर। इस पर्पस के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। बट पूरी तरह ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ। इनका सबसे बड़ा टेस्ट था 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पे हमला किया। उन्होंने मुगडेन इंसिडेंट किया और उसके बाद उन्होंने मंचूरिया पे हमला कर दिया। और जब लीग ऑफ नेशंस में आए जापानीज लोग तो लीग ऑफ नेशंस के सारे कंट्री ने बोला कि भाई तुम गलत कर रहे हो। जापान को बोला कि ये सही नहीं है, तुम्हारी हरकत गलत है। बट जापान ने बोला कि हम वही कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज ने किया है, तुम किस मुंह से मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूं। ये बोल के जापानीज लोगों ने बोला कि हम तो ये करेंगे और वो चले गए। लीग ऑफ नेशंस ने वोट किया था, उनके सारे कंट्रीज ने कहा था कि हाँ तुमको वहां से हटना चाहिए, बट जापानीज लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। और लीग ऑफ नेशंस ने क्या किया? कुछ नहीं। लीग ऑफ नेशंस था क्या? लीग ऑफ नेशंस एक ऐसा ग्रुप था जो उन कंट्री से मिलकर बना था जो अब चाहती ही नहीं थी कि लड़ाई हो। उसमें से ऑलरेडी जर्मनी तो बाहर निकल ही चुके थे, इटली बाहर निकल चुके थे, जापान भी बाद में बोल रहे थे कि हम बाहर हट जाएंगे। तो ये सारे जो मेन कंट्रीज थे जो एक्चुअली आसपास की कंट्रीज पे हमला कर रहे थे वो ऑलरेडी बाहर आ चुके थे।
तो बचा कौन लीग ऑफ नेशंस में? इंपॉर्टेंट कंट्रीज में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, यूएस तो ऑलरेडी बाहर था, तो ये कंट्रीज वैसे भी चाहते नहीं थे लड़ाई हो, इसीलिए जब भी ये कोई भी कंट्रीज किसी पे हमला कर रही थी तो लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस की पॉलिसी थी अपीजमेंट की, यानी जो कुछ कर रहा है करने दो, वो जो मांग रहा है हिटलर को लेने दो, अगर मुसोलिनी कुछ कर रहा है तो ठीक है करने दो उसको, हम उनके फट्टे में टांग नहीं डालेंगे, और अगर वो जो मांग रहा है उसको दे देंगे तो शायद आगे वो नहीं मांगे। इसीलिए जब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के एरिया पे डिमांड की, तब भी ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला कि ठीक है तुम ले जाओ बट इसके बाद मत मांगना। तो उन्होंने एक्चुअली खुद बोला उसको कि ठीक है हम तुमको नहीं रोकेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस किसी काम का रहा नहीं, जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था वो पर्पस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया लीग ऑफ नेशंस ने। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अगर लीग ऑफ नेशंस अपना काम करता तो किसी भी कीमत पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। यूरोप में हिटलर अपना एक्सपेंशन चालू रखा उसने, उसके अलावा जापान ने अपने आसपास के रीजन में अपना एक्सपेंशन चालू रखा, और इसीलिए जब 1 सितंबर साल 1939 को हिटलर ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को, तब शुरुआत हो गई द्वितीय विश्व युद्ध की। पोलैंड के इन्वेजन में क्या हुआ, पोलैंड का जो कैंपेन था हिटलर का, इसमें क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हर बार की तरह नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, स्क्रीन के सेंटर पे, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दूंगा। क्योंकि हमने इस वीडियो में बात की है वर्ल्ड वॉर 2 के रीजंस के बारे में, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं कि जब भी इतने बड़े स्केल पे लड़ाई होती है, इतने बड़े स्केल पे युद्ध हो रहा है कि इतने सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो कभी भी ये कहना कि इन 5 रीजंस या इन 6 रीजंस की वजह से लड़ाई हुई है, ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब इतने बड़े स्तर पे लड़ाई हो रही हो तो सिर्फ कुछ एक गिने चुने आइसोलेटेड रीजंस की वजह से लड़ाई हो रही हो। जब हम आज बैठ के उस टाइम का सोचते हैं, 80 साल पहले की बातें, कि कैसे जर्मनी ने अपने आसपास के रीजन्स को अटैक किया, वहां पे लोगों को मारा, उसके अलावा जब जापान ने अपने आसपास के रीजन्स को वहां पे एक्सपेंशन करने की कोशिश की और इतने लोगों को, इतने बेगुनाह लोगों को मारा गया, तो हमको ये आज बहुत साफ दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट, कि हाँ वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत बातें थी। बट अगर आप उस टाइम जाएं और उस टाइम सोच के देखें तो ये जो चीजें थी वो वहां के लोगों को ऐसे लग रही थी कि हाँ हमारा तो अधिकार है, हम तो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, हमसे बेहतर कोई है नहीं, तो हमारा तो अधिकार है कि अपने आसपास के रीजन्स पे हमारा हक है, हम क्यों ना उनको लें, हम क्यों ना उन रीजन्स को ऑक्यूपाई करें और अपने देश को समृद्ध बनाएं। क्या आपको नहीं लगता कि आज भी अगर आप सोचें तो ऐसे लोग नहीं होते जिनको ऐसा लगता है कि हम ही हम हैं और बाकी सब तो पानी कम है, मतलब हम सबसे पावरफुल हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और बाकी सब लोग बेकार हैं। तो यही भावना उस टाइम भी थी और आज के तारीख में भी आप जाएं तो बहुत कंट्रीज में बहुत ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि बस वही सबसे अच्छे हैं। तो अगर आप सोच के देखें तो ये ऐसी भावना रखना कि आप बेस्ट हैं, ये नई बात नहीं है, ये उस टाइम भी होती थी और ऐसा नहीं कि अब खत्म हो गई है, आज भी ये भावना लोग रखते हैं। और ये भावना अगर आप सोचें तो इनहेरेंटली बहुत ही खतरनाक भावना है। आप नहीं कह सकते कि आप किसी से बेहतर हैं, वो आपसे इंफीरियर है, आप सुप्रीम है, ऐसा नहीं कह सकते। ये जो सारी भावना है ये यूरोप के लोगों में, स्पेशली ब्रिटेन, जर्मनी में बहुत ही उस समय। आप सोचिए कि ब्रिटेन लोग तो ये कहते थे कि ये जो अफ्रीका का जो रीजन है, दिस इज अ व्हाइट मैन्स बर्डन। इंडिया को भी वो लोग आके उन्होंने कॉलोनाइज किया, इंडिया को ये कह रहे थे कि तुम लोग बहुत सैवेजेस हो, तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग सभ्य लोग नहीं हो, हम लोग तुमको सिखाएंगे कि कैसे सिविलाइजेशन होता है, कैसे एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड की जाती है। उनको ऐसा लगता था कि हाँ वो लोग महान है, हम लोग तो कुछ नहीं है। तो ये भावना नई नहीं है, आज भी लोगों में उनमें भावना होती है और इसीलिए ये भावना बहुत डरावनी होती है। तो अगर आप सोचें कि सिर्फ 5, 6, 10 रीजंस में आप बता देंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो ये इम्पॉसिबल है। ये रीजंस बहुत सालों से चले आते हैं और कभी भी आप ये ना सोचें कि आज हमको सब पता है, हमको सब ज्ञान है और हम आज वो गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप आज अपने अंदर झांक के देखें तो आज भी ये चीजें होती हैं। एंड आई थिंक दैट एज एन इन्फॉर्म्ड जनरेशन, आज की तारीख में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, हमारा ये कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम उन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें, पर्सपेक्टिव में डाल के देखें और अपने आप को हम क्वेश्चन करें। हम देखें कि हमको किसी दूसरे पे उंगली उठाना कितना आसान लगता है, बट क्या हम खुद वो चीजें नहीं कर रहे हैं। इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।